एक आपके इंटरव्यू में कहीं सुना था कि आपके जो फादर थे, उन्होंने आपसे शपथ ली थी बचपन में कि जब मसूरी जाके कि आप बड़े होके यहाँ पे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनोगे। ये सच्ची बात है सर? ये बिल्कुल सच्ची बात है। पूरे पंजाब की ट्रैफिक की ज़िम्मेवारी या ट्रैफिक का जो भी है, आई थिंक आपका डिपार्टमेंट टोटल देख रहा है। जी, सो जी। यू आर हेडिंग दैट। सो आपने इसी साल सर शुरू किया था सड़क सुरक्षा फोर्स। हुँ, हुँ। तो वो क्या थॉट प्रोसेस था और उसमें आपको भी क्या सक्सेस सर अभी तक मिली है? देखिए, ये जो सड़क सुरक्षा फ़ोर्स का कांसेप्ट था, ये हमारे सीएम साहब जो पंजाब के हैं, जी, साहब भगवंत सिंह मान, जी, जी। उनका कांसेप्ट था। इन जिलों में हमें टास्क दिया गया है कि हम जैसे चंडीगढ़ में कैमरे लगे, रोड के ऊपर ऐसे ही कैमरे यहाँ पे भी लगाएँ ताकि इनके ओवर स्पीडिंग जो है मतलब वो वो ये जैसे फ़ोन पे चालान चंडीगढ़ में आते हैं सेम वैसे ही। बिल्कुल। सर एक जो नए कानून आए हैं, उसमें क्या बदलाव है और वो कैसे बेहतर है? थोड़ा-सा इफ यू कैन एक्सप्लेन सर। हाँ, देखिए, एक तो जो नए कानून आए हैं, जी, वो हमारे बनाए हुए हैं। हमारे एक तरह से हमारे देश की अपना इस कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं कि हम अपने कानून आप बनाएँगे। ऐसे नहीं कि जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने कानून बनाए थे, वो ही कानून हम पे लागू रहें। ADGP AS Rai sir, welcome to the Supreet Singh Show. थैंक यू। सर नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये एक नॉर्मली क्या होता है सर जब जब हम पुलिस की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के थोड़े से कान खड़े हो जाते हैं कि एकदम वो डर जाते हैं कि पुलिस पुलिस का नाम क्यों ऐसे है। हुँ, बट जब हम आपसे मिलते हैं सर तो इट्स द सेकंड टाइम आई मेट यू। यू सच ए प्लेजेंट पर्सनालिटी। आपसे और बात करने का मन करता है, हुँ, हुँ, आपके बारे में और जानने का मन करता है, एंड आपके विचार सबसे इम्पोर्टेंट वो जानने का मन करता है। हुँ, हुँ। सो आप सर इतनी प्लेजेंट और इतनी हम्बल पर्सनालिटी कैसे है, पहले मैं वो जानना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? देखो, इसके बारे में जो मेरा पर्सनल सोचना है, मैं आपके साथ उसको साझा करना चाहूँगा। जो पुलिस की ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी ऐसी होती है, इमरजेंसी ड्यूटी होती है। जी, वो उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती। उसमें जो आपको कहा गया है एग्ज़ैक्टली वैसे करना होता है। तो कई बार उस कारण से जो पुलिस की टेम्परामेंट हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है कि इसमें एक ही रास्ता है और ये रास्ता है। और जैसे-जैसे फिर आप इवॉल्व करते हो, पुलिस को देखते हो और धीरे-धीरे फिर आपका विज़न वाइडन होने लगता है। आपको लगता है कि ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए ये रास्ता है, पर इसके पीछे हमें सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों? इसको ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज़ हो जिसमें पुलिस को सख्ती करनी पड़े? और क्या हम पुलिस में रहते हुए और समाज में रहते हुए ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जिसमें कोई डर और भय ना हो? किसी का भी डर और भय ना हो। और उसके लिए हमें वो धीरे-धीरे आप में एक सोब्रिटी, एक मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे-जैसे आप एज होते हैं, तो इनिशियली ग्राउंड लेवल पे कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, पर धीरे-धीरे जैसे आप ग्रो करते हो, तो आप चीज़ों को आपके देखने का दायरा बदल जाता है। और फिर आप धीरे-धीरे ये फ़ील करने लगते हो कि इसको अगर मैं इस चीज़ को इस ढंग से करूँ, क्या ये बेटर होगी? तो कई बार ये भी होता भी है कि जिस चीज़ को आप थोड़ा सोच के करते हो, प्लान करके करते हो, तो वो बेटर भी हो जाती है। जैसे सर एक कई बार पुराने सेइंग है, कई बार लोग बोलते रहे कि जैसे पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हुँ, ये हुँ। ये किस वजह से पहले ये धारणा थी? देखो, ये जो धारणा है, ये उस पुलिस के बारे में है जो पुलिस आउटसाइडर है, जो बाहर से है। और बाहर से
अभिप्राय ये है कि जो हमारे समाज में कॉलोनियल कंसेप्ट था कि पुलिस जो थी बाहर की सरकार की थी, अब तो जो पुलिस है वो हमारी अपनी है। और समाज के उसी वर्ग से पुलिस आती है जिससे समाज है, मतलब जिससे टीचर भी आते हैं, जिससे डॉक्टर भी आते हैं, तो एक ही वर्ग से आ रहे हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो समय की आप बात कर रहे हो जिस समय अंग्रेजों की पुलिस थी, क्योंकि वो बाहर के वो थे। पुराना बस वही चीजें चल रही थी, हाँ, टर्मिनोलॉजीज नहीं हाँ, चेंज वो की। टर्मिनोलॉजी चल रही है। और इसमें थोड़ा मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि जो पुलिस का तंत्र है, उसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जो पुलिस एक्ट बना हुआ है जिसके मुताबिक पुलिस की सेटअप है, तो उसमें काफ़ी वो वही कॉलोनियल सिस्टम वाला चले जा रहा है कि पुलिस को कंट्रोल करना है, पुलिस को वो करना है। उसमें क्या है कि धीरे धीरे चेंज होगा, जैसे जैसे हमारे देश आज़ाद हुआ, फिर हमने अपने कानून भी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अब हमने अपने कानून, पहले जी तो जी। हम वही जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून बनाए थे, हम उनके गुलाम थे, और जो गुलामों के लिए कानून बनाए गए थे उसके मुताबिक हम चल रहे थे। जी अब नए कानून आ गए हैं जिसमें कि हमें हमारी जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम है, उसको थोड़ा वो दिया गया है कि आप भी एक वो है। पहले तो उनके जो इससे भी पहले कानून थे उसमें तो कई हमारे सिस्टम में ये था कि कईयों को तो क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया हुआ था कि ये तो बंदे हैं ही पक्के क्रिमिनल। वो उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब हाँ, से अपनी 47 से कन्वीनियंस पहले। के। हाँ जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बदल रहा है और हम हमारे समाज की तरक्की हो रही है, हम में अपना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो हमारी पुलिस भी इम्प्रूव हो रही है उसमें। So you are a 1994 बैच आईपीएस ऑफिसर, हम्म। एंड एवरीवन नोज कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई इंडिया में क्या, दुनिया में से सबसे डिफिकल्ट पढ़ाई है, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है क्रैक करना। हम्म। लाखों लोग हर साल कोशिश करते हैं, पर कुछ चंद लोग ही आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स बन पाते हैं। हम्म। तो जब आपकी आईपीएस की जब जो जर्नी थी, जब आप आईपीएस ऑफिसर बने, उससे पहले मैंने एक आपके इंटरव्यू में कहीं सुना था कि आपके जो फादर थे, उन्होंने आपसे शपथ ली थी बचपन में कि जब मसूरी जाके कि आप बड़े होके यहाँ पे आईपीएस आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनोगे। ये सच्ची बात है सर? ये बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसा हुआ कि जो मेरे फादर का समय था, तो मेरे फादर बहुत इंटेलिजेंट थे, और वो अपनी भाषा में, जो हमारी मातृभाषा पंजाबी में, बहुत अच्छे थे। और वो पंजाबी में अच्छे होने के कारण वो हमें पंजाबी के राइटर्स से मिलाते थे। सभी राइटर्स को हम बचपन में, मेरे फादर मेरे को ले जाते थे मिलने। पर उस समय मेरे फादर को ये एक ख्याल आया कि अगर उस समय जो सिविल सर्विस का पैटर्न था, तो उसमें ये जरूरी था कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मेरे फादर ने लोगों से जब बात की, उन्होंने सबने कहा कि अगर अच्छी इंग्लिश चाहिए तो इनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, पब्लिक स्कूल में भेज दो। तो मेरे फादर 79 में उन्होंने मेरे को और मेरे छोटे भाई को मसूरी में दाखिल करा दिया, बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर जब हुआ 1980 में, तो क्योंकि आईएएस की एकेडमी भी मसूरी हाँ जी। में है, तो जब वो हमें स्कूल लेके गए, स्कूल के बाद उन्होंने हमें एकेडमी में ले गए। वहाँ एक जानकार से उन्होंने बात की और वहाँ ले गए एकेडमी के अंदर। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आपको इस स्कूल में दाखिल किया है ताकि आप यहाँ आ सको, तो आप मेरे को वचन दो कि आप पूरे अपना जी जान लगाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से इंग्लिश सीखोगे ताकि आप यहाँ आ सको। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे फादर को बहुत शौक था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ। ओरिजिनली आप मलेरकोटला से हैं? ओरिजिनली हमारा जो गांव है वो मलेरकोटला के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल नज़दीक स्थित है। अब तो वो मलेरकोटला का भाग ही बन गया। हमारे गांव का नाम है शेरवानी कोट, जो कि मलेरकोटला रियासत थी,
उसके जो पठान थे वो शेरवानी जगह से थे, शेरवानी पठान थे अफगानिस्तान के, तो उनके नाम से ही हमारे गांव का नाम शेरवानी कोट है। एंड सर, जैसे आप शेरवानी कोट से आप मसूरी गए, मसूरी से जैसे आपने बताया कि आपने फिर इंग्लिश सीखी, और मैंने आपकी इंग्लिश सुनी है, इट इज़ इमैक्युलेट द वे यू स्पीक। एंड उसके बाद आप सिविल सर्विसेज आपने क्रैक किया। ये अभी जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो ऐसे ये लग रहा है कि एक एक स्टोरी है, एक स्टोरी टेलिंग में जा रहा है, बट ये करना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी। मतलब अगर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप पंजाब के एडीजीपी ट्रैफिक है, जो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट सर। नॉट एवरीबडी कैन बिकम दैट। ये जर्नी कैसी रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। और इसी जर्नी में से सर मैं चाह रहा हूँ कि आप मैं तो मोटिवेट होऊंगा, आप हमारी यूथ को जरूर मोटिवेट कीजिए कि व्हाट इज एन आइडियल वे ऑफ लीडिंग ए सक्सेसफुल लाइफ, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आपके फादर आपको लेके गए वहां पे, और उसके बाद आपके अंदर में क्या भावना थी? आपको प्रेशर लगा या आपको चैलेंज लगा, क्या कैसा लगा, और वहां से फिर आप कैसे पहुंचे वहां तक? तो इसमें मैं कहूँगा, देखो, जो आपकी मोटिवेशन होती है, जो आपकी इंस्पिरेशन होती है, वो समय समय पे चेंज होती रहती है जी। तो जब मैं बचपन में था, जब मैं सिविल सर्विसेज में नहीं आया था, तो मेरा सिविल सर्विसेज के बारे में एक विचारधारा थी कि सिविल सर्विस ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो जब मैं सिविल सर्विस में आ गया और फिर मैं काम करने लगा, फिर मेरे को लगा कि हाँ, इसमें ये चीज़ें तो मेरे को मिल गई, पर ये चीज़ें अभी भी मैं मिस कर रहा हूँ। पूरी यात्रा के दौरान आज अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या चीज़ आपको सबसे सक्सेस लगती है, तो मैं अब उस पे पहुंचा हूं कि जो आपके मन की शांति है, जो आपकी अपने आप में रहने में आपका अचीवमेंट है, वो ये नहीं कि वो कंटिन्यूस होती है, पर जिस समय भी आप अपने आप में होते हैं, अपनी अपने साथ होते हैं, तो वो सबसे सुख वाली घड़ी होती है। आपके लिए सबसे अच्छी वो घड़ी होती है जब आप बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं, आपका मन स्टिल हो जाता है, आपका सारा, तो वो सबसे अच्छी घड़ी होती है। और वो मेरे को लगता है कि एक अच्छी चीज है। और पर ये सब चीजें, जैसे आपने अभी पूछा कि आप यूथ को क्या मैसेज दोगे, तो यूथ जो है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं कि आपको इस चीज के लिए एम करना चाहिए। आप जहाँ पे भी हो, आप प्रोसेस के थ्रू पास थ्रू करो, और प्रोसेस में जब आप धीरे धीरे पास करते हो तो आप इस स्थिति में आ जाते हो। मतलब आप ये नहीं कि आप प्रोसेस को अवॉइड करके शॉर्टकट लेके आप सिर्फ इस तरह के एक शांतवना के लिए एम करने लग जाओ, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है सर, जो शुरुआत में लोगों को ल्योर करता है कि जो सलाम, एक सलूट मिलेगा, एंड वो जो लाल बत्ती होगी, दिस इज द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू एनी लेमैन, जो इसीलिए आई थिंक सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। बट जैसे आपकी पर्सनालिटी है, इट बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली काफी, मुझे ऐसा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं, प्लस स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व हुए हैं। तो ये क्या धारणा होती है और एक्चुअल में कैसे होता है, मतलब? तो मेरे को ये लगता है कि जो ये चीजें आप बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जैसे कि आपको सैल्यूट होते हैं, आपको कई बार इस पे ये भी पता चलता है कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। मतलब आप जैसी कोई 25-26 साल की उम्र में आप फील्ड में आ जाते हैं, तो बहुत आपकी डबल एज के बंदे आपको सलाम कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप जो उनसे आगे का सोचें, कुछ ऐसा करें जो कि आप सिस्टम को कुछ ना कुछ ऐसा
करें जिसमें कि ऐसा ना हो कि एक बुजुर्ग बंदा आपको सलूट करे, मतलब एक जिम्मेवार एक भावना और दूसरी होने लग जाती है। ये मेरा सोचना है कि आप फिर उससे आगे की सोचने लगते हो। सर कभी आपको ऐसे महसूस हुआ है कि जब आप इतनी छोटी उम्र में जब आप इतनी सीनियर पोजीशन पे आप पहुंचे, तो जो आपके जूनियर्स आपकी डबल एज के भी होंगे, तो अ, कभी ऐसी डिफिकल्टी आई कि उनसे कि आपने कुछ काम बोला और वो ना हुआ हो, या फिर वो उस लेवल पे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, ऐसे कभी नहीं, शुरुआत में महसूस हुआ? पुलिस में ऐसा नहीं होता। अच्छा। पुलिस में बड़ी रैंक स्ट्रक्चर बड़ी फिक्स्ड है, और जो सीनियर होगा उसका जो भी हुक्म होगा उसको कंप्लायंस इमीडिएट हो जाती है। और पर इसका ये है कि आपको खुद से थोड़ा ये देखना पड़ता है कि जो आपसे जिसने आपसे ज़्यादा समय लगाया पुलिस में, उसके पास भी एक पर्सपेक्टिव होगा, उसके पास भी एक नॉलेज होगी सिस्टम की। तो अगर आप उसकी नॉलेज को ले लो और उसकी नॉलेज को ऐड कर दो अपना पर्सपेक्टिव, तो हो सकता है कि जो नतीजा निकले वो मच बेटर हो। तो जैसे ये सिस्टम जो कंसीव किया गया है कि नीचे से बंदे चलेंगे, फिर एक मिडिल लेवल में आते हैं, एक टॉप में, तीन लेवल रहते हैं। एक तो कांस्टेबल से चला, कांस्टेबल से चल के वो धीरे धीरे हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एसपी। डीएसपी एसपी लेवल पे वो बंदा रिटायर हो जाता है। एक आता है सब इंस्पेक्टर लेवल पे या इंस्पेक्टर लेवल पे, फिर वो डीएसपी बनता है ना। और एसपी एसएसपी लेवल तक वो हो जाता है। और कई बार और तीसरा लेवल जो प्रोविंशियल सर्विस डीएसपी लेवल पे आता है, मिडिल लेवल जिसको बोल देते हैं, फिर वो एसपीएस। और जो आईपीएस आता है वो बिल्कुल टॉप पे एएसपी लेवल पे आता है, एसपी लेवल पे आप बोल दो। जी सर। हर एक का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि हर एक का एक्सपोजर अलग होता है। जैसे जो एसपी आएगा, आईपीएस आएगा, उसका ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव होगा, वो चीज़ों को और ऊपर से देखेगा। जो डीएसपी आएगा उसका स्टेट लेवल पर्सपेक्टिव होगा, जो नीचे आएगा उसका लोकल लेवल पर्सपेक्टिव होगा। तो इसमें जो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है वो है कि आप नीचे वालों का एक्सपीरियंस लेके उसको अपने पर्सपेक्टिव के साथ देखें। अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते तो नीचे वालों का एक्सपीरियंस आपके लिए एक सेट बन जाता है। तो एक तरह से वो नजरिया है, अगर उस नजरिए को अगर सबको साथ लेके चले तो एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आ सकता है हर चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें मेरे को अभी भी याद पड़ता है जो हमें हमारी पुलिस एकेडमी में भी सिखाया गया था कि आपकी सर्विस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहेगी वो एक्सपीरियंस काउंट करेगा। क्योंकि सर्विस में सारा कुछ नहीं सिखाया जा सकता, ट्रेनिंग में सारा कुछ नहीं सिखाया। धीरे धीरे आपको खुद से हर एक को अपने खुद के एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है। जो भी नॉलेज होती है आपकी खुद की होती है, किसी से आप नॉलेज बोरो नहीं कर सकते। पर दूसरों के एक्सपीरियंस सुन के उसके ऊपर आप विचार करें तो आपको नॉलेज अटेन करने में, वो नॉलेज को इम्बाइब करने में आसानी हो जाती है। सर मैं वो एक क्वेश्चन में, वो पुराने क्वेश्चन पे दोबारा जाना चाहूंगा। हाँ, हाँ। मैं इसीलिए क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हर हर कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, हम्म, बिकॉज ऑफ द पर्क्स, एंड ऑल्सो कई लोग कुछ करना भी चाहते हैं, बहुत लोग करना चाहते हैं जो कंट्री के लिए भी, जैसे जैसे आप कर रहे हैं सर। तो जब वो आपकी स्टेज थी, जब आपसे शपथ ली गई, तो आपको क्या महसूस हुआ था? वॉज इट लाइक प्रेशर और चैलेंज, या कैसा क्या नहीं, महसूस? मेरे को खुद से भी शौक था। अच्छा। सो ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को ये ऊपर मेरे ऊपर ठाप दिया कि ये, मेरे को खुद से भी शौक था। क्योंकि वो जो समय था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लगता था जॉब,
वो यही लगती थी। मतलब हमें लगता था, क्योंकि उस समय आप देखिए ना कि उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, डेवलपमेंट हो रही थी, पब्लिक सेक्टर डेवलप हो रहा था, तो हमें लगता था कि आप एक वो प्रिविलेज्ड सेक्शन होंगे जो देश की प्रगति में, देश के कंस्ट्रक्शन में आप हिस्सा बन सकते हो, तो सिविल सर्विस इज द वे टू गो। तो उस समय हमें खुद से भी शौक था। और ये भी है कि सिविल सर्विस आपको इतना एक्सपोजर देती है, एक्सपोजर इन द सेंस कि आपका विजन इतना खुल जाता है, आप तरह तरह के बंदों को मिलते हो, आप अलग अलग प्रदेशों में जाते हो, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, तो आपका एक्सपोजर बड़ा अच्छा हो जाता है। तो लाइफ में क्या होता है कि आपकी जितना आपका एक्सपोजर होगा उतनी हुई आपकी लाइफ अमीर होगी, मतलब रिच होगी इन वैरायटी, इन एक्सपीरियंस। तो मेरे को भी अच्छा लगता था कि मैं सिविल सर्विस में आ जाऊं। ये आपने सर बहुत अच्छा कोट किया कि लाइफ रिच होगी, क्योंकि हाँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस से और एक्सपोजर से रिच होती है। रिच होती है बिल्कुल। जब तक आप एक दूसरे नजरिए को नहीं अपने में लेते, तो आपकी तो स्टैग्नेशन हो जाती है। मतलब आप दूसरों को देखते हो, फिर उनकी लाइफ से आप सीखते हो, तो आप इन रिच होते हो उससे। सर आपकी इस ह्यूमिलिटी का क्या राज है वो जानना चाहता हूँ। नहीं, ह्यूमिलिटी का देखिए, जो मेरा पैदाइशी धर्म है, मेरा पैदाइशी धर्म सिख धर्म है। और जो सिख धर्म का हमारे फाउंडर हैं जिन्होंने शुरू किया, गुरु नानक देव जी, जी सर। उनका तो सारी जितने उन्होंने हमें सिखाया, यही सिखाया कि नानक नीवा जो चले, कि हमें नीवे होकर चलना है, हमें किसी के ऊपर कोई ऐसी वो नहीं। और जब तक आप नीवे नहीं होंगे तो आपको नॉलेज नहीं आएगी। आप किसी से तभी सीख सकते हो अगर आप अपने को उससे छोटा जानोगे। अगर आप उससे अपने आप को बड़ा मानोगे तो आप सीख नहीं सकते। और हमारे धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा है। हमारे धर्म की खासियत है कि गुरु के बिना पारा तारा नहीं है। तो आपको गुरु से शिक्षा लेनी है, गुरु से सीखना है, तो तभी सीख सकते हैं अगर आप हम्बल रहेंगे। किसी गुरु के सिख। हाँ, गुरु के सिख तभी बन सकते हैं। जी जी, हम्म, ये बहुत बहुत अच्छा सर। ये इन अ वे ये सिक्खी की खास बात है कि एंड बहुत अच्छा लगता है जैसे आपने समझाया भी है। तो ये भी एक क्लैरिटी बहुत लोगों को होगी सिक्खी को लेके भी, कि जैसे हमारा मूल क्या है सिक्खी में। और जो मेरे को देखिए, इसके ऊपर आजकल क्या है कि हर एक अपना अपना व्यू पॉइंट देता है। और कई बार ये होता है कि किसी को आपका व्यू पॉइंट अच्छा नहीं लगता, वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि आप कौन हो। तो ये मैं अपना जो मेरे को लगता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को जो समझ आया वो यही आया कि हमें हम्बल रहना है, हमें नीवे होके चलना है। जो मेरे को अपने, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं सभी के लिए बोलूं, पर मेरे को जो जी जी। समझ आया, मेरे को जो गुरु से लगा कि गुरु ये कह रहे हैं मेरे को कि आप नीवे होके चलो। क्योंकि सर मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ इस चीज़ से, और आपने जैसे बताया है वो एक और मोटिवेशन मिलती है टू स्टे ऑन दैट पाथ। कई बार कुछ चीज़ें ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जैसे जैसे आप हैं सर, यूर अ ग्रेट अचीवर। हम्म, तो वो समय के साथ ह्यूमिलिटी की तरफ, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ द राइट एटीट्यूड, एंड धर्म बहुत मदद करता है उसमें, मैंने देखा है। तो जैसे आपने बात बताई है, सो इट्स अगेन अ प्लेजर, क्योंकि जब से मैं आपसे मिला हूँ सर, ये हम बहुत कैंडिड रखते हैं तो इसलिए मैं, जब से मैं आपसे मिला हूँ सर, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप सर आप इच्छुक होते हैं जानने के। जैसे आप क्वेश्चन पूछते डीप जाते हैं, और आप बहुत जगह की नॉलेज रखते हैं। तो आपके पास वो नॉलेज का भंडार है सर, जो मुझे महसूस हुआ है। अब उसी से मेरा एक क्वेश्चन है सर।
सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैंने बहुत लोग सर, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग थ्रू हो पाए, कुछ बहुत लोग नहीं हो पाए, पर एक कॉमनैलिटी मैंने देखी है, वो नॉलेज बहुत गेन होता है सर वो तैयारी के टाइम पे। बिल्कुल। तो आपकी कितने साल आपने तैयारी की सर तो पर? मैं तो इनफैक्ट आप कहते हो, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ अब कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जी। वो मोर देन ए एग्ज़ाम इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और जो आप कह रहे हैं नॉलेज गेन होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी इवॉल्व होती है उसमें, क्योंकि आपको द एग्ज़ाम की प्रोसेस ऐसी है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगी, फिर जाके क्लियर होगा कि आपने ये क्लियर किया कि नहीं किया है। इसमें क्या बीच में किसी भी स्टेज पे आप लुढ़क सकते हैं, मतलब प्लेन में भी, मेन में भी, इंटरव्यू में भी। और वो पेशेंस से सिखाता है आपको कि आपने धीरे धीरे अपने काम में लगे रहना है। और ये भी आता है कि आपका सिलेबस इतना वाइड होता है सिविल सर्विसेज का कि आपको हर एक टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है जनरल स्टडीज में। तो आपको वो जो इतना ज़्यादा भंडार है उसको कैसे छोटे करके कैसे उसमें से मेन मेन पॉइंट उठाने हैं, ये भी आपको सेंस आ जाती है कि कौन सी चीज़ें मेन हैं, बेसिक्स क्या हैं। अगर मैं ये बेसिक्स सीख लूँ तो फिर मेरे को एक वाइडर नॉलेज आ जाएगी। तो मेरे को तो यही लगता है कि सिविल सर्विसेज एक पर्सनालिटी का ही टेस्ट होता है। और जब आप बात कर रहे हैं कि कितनी देर, क्योंकि मेरे में शुरू से ये शौक था, तो मेरे को शुरू से ही मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर में भी उसके एडिटोरियल कॉलम पढ़ना, उसमें से देखना कि समाज कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे ये चल रही मतलब है। स्कूल टाइम से ही ऑलमोस्ट? हाँ, मेरे को ये सब चीज शौक स्कूल टाइम से ही मतलब जो सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, समाज चल रहा है, समाज में क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं, क्या हो रहा है, सो स्कूल टाइम से ही। और उसमें मैं कहूँगा कि उस समय ऐसे पॉडकास्ट नहीं होते थे, वो जी। रेडियो का ज़माना था, हाँ तो जी। रेडियो से मेरे को बड़ी नॉलेज गेन हुई। मतलब मैं हमेशा एक वो बड़े वर्ल्ड रिसीवर टाइप होते थे जिसके चाइनीज मेड से होते थे, वो बीबीसी सुनना, मतलब उसमें से बड़ी नॉलेज आती थी। वो उनके बीबीसी के खास प्रोग्राम होते थे, फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट या असाइनमेंट उनकी, वो सारा रेडियो पे सुनना। और कुछ मेरे सब्जेक्ट भी ऐसे थे, जैसे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री था, ये ऐसे सब्जेक्ट थे जो लिविंग सब्जेक्ट थे। खासकर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें तो रोज आपको नई नई चीज़ें डेवलप होती थी, थ्योरीज बनती थी, थ्योरीज टेस्ट होती थी फील्ड में क्या हो रहा है। तो तो क्या वजह होती है सर कि जो लोग नहीं कर पाते क्लियर इसको? व्हाट इज द मेजर रीजन, अगर आप बिसाइड्स लक, व्हाट व्हाट क्या हो सकता है रीजन जो लोग नहीं कर पाते क्लियर इसको, इस एग्जाम को? मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो मेरे को लगता है कि कई बार देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अ, किसी काम को जब हम हाफ हार्टेड करते हैं तो उसमें सक्सेस कम होती है। जब हम किसी चीज में पूरे सब पूरन हो जाते हैं, किसी चीज में पूरे वो हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे फिर वो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरा तो यही होगा कि जब आपने डिसाइड कर लिया सिविल सर्विसेज करना है, तो आपको पूरी तरह से उसमें वो हो जाना पूरा चाहिए। इन्वॉल्व होके, पूरा दिल लगा के, मतलब एक्चुअल में पूरा इमर्स होके, हाँ जैसे हाँ आपने बताया सर आप इंजॉय करते थे हाँ हर हाँ। एक चीज को, एंड वो आपको एक वो, कंपल्शन नहीं थी। हाँ वो, फिर वो आपकी एक जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो भी आपको तंग करती रहती है कि इसके बारे में और जानो और जानो और जानो। और धीरे धीरे वो जो जिज्ञासा होती है वो आपको बड़ी मदद करती है इस एग्जाम में ना, आप हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो।
तो वो मदद कर जाता है इस एग्जाम में, क्योंकि इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। Yes. This is a very well said, sir. It's a personality test. हाँ, मेरे को तो यही लगा कि इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और जो मतलब जैसे मैं प्रेपरेशन भी करता था, तो हम पहले मेन की तैयारी शुरू करते थे कि मेन में ये सब्जेक्ट हैं तो इनकी मैं तैयारी कर लूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब अखीरला समय आता था फिर प्रीलिम की तैयारी शुरू करते थे कि अब मेन की मैंने तैयारी कर रखी है, अब प्रीलिम तो आसानी से मैं वो कर लूँगा। पैटर्न हमारे समय ऐसा था। जी 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 जी, क्योंकि आपने मुश्किल पेपर कर लिया तो दूसरा फिर थोड़ा इजी हाँ हो हाँ जाता है। हाँ यस हाँ यस। हाँ जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनका ए ट्रिपल उस समय हो जाता था उस हाँ, हिसाब से। मतलब जैसे हाँ जी। मेन आपने सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ लिया, हाँ तो प्रीलिम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते जी हैं, जी। तो वो आसान हो जाते हैं आसान हो आपके लिए कि अब मल्टीपल चॉइस में तो चूज करना आसान हो जाता है, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर है तो यस। प्रीलिम आसान हो जाता है। सही बोल सर। सर आपका 30 ऑलमोस्ट 30 इयर्स दिस ईयर 30 इयर्स हो गए आपके सर जी जी। आईपीएस करियर में। हाँ एंड आपने मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए हैं। आप आई थिंक पंजाब के फर्स्ट एसपी ट्रैफिक भी रहे हैं, जी लुधियाना से जी आए, जी जी। इफ माय रिसर्च इज राइट हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप सर एडीजीपी ट्रैफिक है। हाँ एंड पूरे पंजाब की ट्रैफिक की जिम्मेवारी या ट्रैफिक का जो भी है आई थिंक आपकी आपका डिपार्टमेंट टोटल देख रहा है। जी सो जी। यू हेडिंग दैट। सो आपने इसी साल सर शुरू किया था सड़क सुरक्षा फोर्स। हम्म। तो वो क्या थॉट प्रोसेस था और उसमें आपको भी क्या सक्सेस सर अभी तक मिली है? देखिए, ये जो सड़क सुरक्षा फोर्स का कंसेप्ट था, ये हमारे सीएम साहब जो पंजाब के हैं, जी साहब भगवंत सिंह मान, जी जी। उनका कंसेप्ट था। और ये कंसेप्ट जब उन्होंने हमें दिया और हमने उसको स्टडी किया तो देखा कि इस कंसेप्ट में हमारा एक बहुत बड़ा गैप एरिया था ट्रैफिक में। कि इससे पहले क्या होता था कि ट्रैफिक पुलिस जो थी वो शहर के अंदरून में ही लगाई जाती थी, शहरों के अंदर लगाई जाती थी। जब आप नेशनल हाईवे पे जाते थे या स्टेट हाईवे पे जाते थे तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं होती थी। और उस कारण से और जो हमारे एक्सीडेंट होते थे जिसमें लोगों की जानें जाती थी, वो हाईवे पे और जाती थी, वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे। शहर में इतने एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती थी क्योंकि शहर में तो स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है। जो एक्सीडेंट होते हैं वो जब फास्ट मूविंग ट्रैफिक होता है उसमें होते हैं या ड्रंकन ड्राइविंग के कारण होते हैं। तो ये हमारा एक गैप एरिया था। हमने जब इसको स्टडी करके देखा तो हमारे 60% जो एक्सीडेंट हो रहे थे वो नेशनल और स्टेट हाईवे पे हो रहे थे। 60%। 60% एक्सीडेंट। तो उसके बाद जब सीएम साहब ने ये अगस्त में हमें आइडिया दिया तो उसके बाद हम इसके ऊपर काम करने लगे। काम करते करते हमने सारा स्टैटिस्टिक्स निकाले, फिगरें निकाली कि कहाँ कहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में हमने ये मार्क किया कि इसके 30 किलोमीटर इधर मतलब 15-15 किलोमीटर उस पॉइंट के हमने बीट एरियाज बनाए। फिर उसके लिए गाड़ियाँ खरीदी गई, फिर उसके लिए स्पेशल फोर्स तैयार की गई, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनकी अलग यूनिफॉर्म बनाई गई। आई और थिंक फर्स्ट हाइलेक्स गाड़ियां आपने हाँ, हाइलैक्स गाड़ियाँ। और इसके पीछे बहुत अच्छी विचारधारा थी हाइलैक्स गाड़ियों के कारण लेने का। एक जो विचार था वो ये था कि जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं पंजाब में, जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें एक कारण ये भी रहता है कि जब फॉगी वेदर होती है, फॉग आ जाती है जी जी जी। विंटर मंथ्स में, विजिबिलिटी बहुत जीरो हो हाँ जाती है almost। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और कई बार ये होता है कि जो ट्रक वगैरह सड़क पे खराब हो जाता है उसको लोग वहीं छोड़ देते हैं और उसके पीछे आके फिर गाड़ियां लगती जी रहती जी हैं, जी एक्सीडेंट होते रहते हैं जी और एक तरह का पाइल अप हो जाता है, उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। जी। हमारे एक डीएसपी थे संगरूर में, बहुत पहले उनकी जान भी ऐसे गई कि किसी ने अपना ट्रक छोड़ दिया और वो 3 डीएसपी आ रहे थे। तो वो
ट्रक के नीचे उनकी गाड़ी चली गई और उनकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। ये रणबीर सिंह हमारे डीएसपी थे, संगरूर में पोस्टेड थे। तो वो उसके लिए ये जो हाइलैक्स गाड़ी है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, ये किसी भी ट्रक को भी टो टो कर कर सकती है। जी इसे बहुत पावरफुल गाड़ी है। जी तो आर्मी भी इन्हीं हाइलैक्स गाड़ियों को यूज़ करती है। इवन सियाचिन के एरिया में जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे भी मैंने इनके वीडियो देखे हैं, जो हाइलैक्स गाड़ियों के, कि वो कैसे बड़े बड़े आर्मी के ट्रक्स को भी टो अवे कर जी। देते हैं। अभी अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे शो पे गेस्ट थे, तो ही इज रनिंग अ पेज बाय द नेम ऑफ हाइलक्स वाला। सो वो हाइलक्स की ही सारी वो पूरे इंडिया में जो रैलीज या वैसे वो पूरा करते हैं, तो उसमें यही दिखाया था कि वो ट्रक को भी इजीली टो किया जा रहा है हाइलक्स के बिल्कुल थ्रू। बिल्कुल। तो ये क्योंकि हमारे लिए जरूरी था कि हमारी जो गाड़ी हो वो इतनी पावरफुल हो कि अगर सड़क पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर पाए, तभी हाइलैक्स गाड़ी को चूज किया गया। दैट्स अ ग्रेट थॉट सर। एंड आई थिंक आप साथ में कुछ स्कॉर्पियो गाड़ियां भी रखी हैं आपने कि हाँ, उसके लिए पेट्रोल स्कॉर्पियो गाड़ियां जो हैं, जो स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं उनका पर्पस अलग है। हमारी जो स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं उनमें हमने इंटरसेप्टर लगाए हैं, जो स्पीड गन लगाई हैं, जो स्पीड को चेक करेंगी। और क्योंकि एक्सीडेंट का एक कारण हाई स्पीड भी है, जी क्योंकि हमारी रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो फिक्स है, नेशनल हाईवे के ऊपर 90 किलोमीटर्स। पर हमारी जो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ गाड़ियां हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी स्पीड 150 तक भी जाती है। और कई बार वो जो हाई स्पीड पे जब चलाते हैं तो वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अभी एकदम ब्रेक कर सामने आ जाए कुछ। हाँ जी हाँ, और अभी आपने संगरूर में देखा एक मर्सिडीज कार, जी वो इतनी हाई स्पीड पे थी कि वो जंप करके दूसरी साइड चली गई, मतलब बम के साथ लगी और बम से दूसरी साइड जाके उसमें 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई। वो इसलिए कि उसकी जो रनिंग स्पीड थी उस समय वो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो ये जाती। सर ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गए स्पीड कैमरास ये एग्जॉस्ट के। हाँ, ये ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो गए हैं। हम धीरे धीरे इनको स्पीड कैमरास को ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। मतलब जैसे ही इनकी नोटिफिकेशन हो रही है रोड्स के ऊपर कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट 90 है, उसके बाद जो 90 के ऊपर चलाएगा उसका चालान होगा। तो ये सर और ये सारा जो अभी सिस्टम कंसीव किया गया है वो सारा ऑटोमेटेड होगा। जैसे कैमरा में आपकी फोटो आएगी और उस फोटो के बेसिस पे ही आपका चालान हो जाएगा और आपके चालान मोबाइल पे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे सर हम चंडीगढ़ जाते जैसे आप चंडीगढ़ में देखते हैं जी उस जी की उसी तरज पे हाई स्पीड के भी चालान होने शुरू हो जाएंगे। और सिमिलरली हम ड्रंकन ड्राइविंग, अनदर कॉज ऑफ एक्सीडेंट हाईवेज के ऊपर, जी उसके लिए हम सॉबरिटी पोस्ट बना रहे हैं। जो टोल प्लाजा है वहाँ पे हमारे ये जो स्कॉर्पियो व्हीकल्स हैं और प्लस ये हाइलैक्स व्हीकल्स में भी हमने एल्कोमीटर प्रोवाइड कर रखे हैं। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपके ब्लड में कितना लेवल है अल्कोहल का। आपको वो एल्कोमीटर में जी ब्लू जी जी। करना पड़ेगा और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर अभी ग्राउंड लेवल पे कई बार क्या होता है कि जो जब चंडीगढ़ से बाहर कहीं को भी जाते हैं, चाहे चाहे पंचकुला निकलते हैं, जीरकपुर है, मोहाली है, कहीं भी, तो लोगों के वो जो ड्राइविंग थोड़े कैजुअल हो जाते हैं ड्राइव करते हुए। तो चाहे लोगों के हेलमेट उतर जाते हैं या फिर गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये अभी इसके लिए कुछ आप कर रहे हैं कि वो सेम ही मोहाली तक आते भी सेम वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जब किसी चीज को, किसी अर्ज को आप एक एरिया में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ज्यादा करने की एक प्रवृत्ति होती है जी मनुष्य जी में। जी तो जैसे ही चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं तो स्पीड करने की प्रवृत्ति होती है और वो व्हीकल को भगाने की जी प्रवृत्ति होती है। तो हमने ये स्टडी किया है कि, और सीएम साहब ने हमें ये टास्क भी दिया है कि ये जो एडजॉइनिंग चंडीगढ़ है डिस्ट्रिक्ट, जी जैसे आपका फतेहगढ़ साहब हो गया, आपका रोपड़ हो गया, जी आपका मोहाली जिसको हम SAS एस नगर एस बोलते हैं, जी इन 3 जिलों में, प्लस हमने उसके साथ साथ जैसे नवा शहर भी, शहीद भगत सिंह नगर, जी जी इन सब
4-5 जिलों में जो एडजॉइनिंग है, पटियाला हो गया इधर, तो इन जिलों में हमें टास्क दिया गया है कि हम जैसे चंडीगढ़ में कैमरे लगे रोड के ऊपर, ऐसे ही कैमरे यहाँ पे भी लगाए ताकि इनके ओवर स्पीडिंग जो है वो मतलब ये जैसे फोन पे चलान चंडीगढ़ में आते सेम वैसे ही। बिल्कुल धीरे, क्योंकि अब इस ये अभी प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, धीरे धीरे कैमरे लगेंगे, कैमरे लग के फिर फोन के ऊपर इन जिलों में भी, इन 3-4 जिलों में भी आपके चालान ऑन फोन आने शुरू हो जाएंगे। ओके, ये कब तक वैसे इम्प्लीमेंटेशन है सर? देखिए ये अभी प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है, जी। तो इसमें हमें ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी, उसको टेंडर दिए जाएंगे, फिर वो सारा करेगा। तो इसमें आप कह लो कि 7-8 महीने तो आराम से लग जाएंगे, पर जी। इट इज़ वेरी मच ऑफ द ब्लॉक है सच। ओके, जैसे सर you're trying to do a lot of things for wherever you have gone, मैंने आपका जितना भी देखा है हर एक डिपार्टमेंट में अपनी वैल्यू एडिशन की बात की है, और चैलेंजेस हर जगह आपको भी आते होंगे सर इम्प्लीमेंटेशन में या कुछ में। इस समय अभी करंटली जब आप कर रहे हैं तो क्या बेसिक चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब बोथ फ्रॉम द सिस्टम्स एंड इवन फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम जनरल पब्लिक एज वेल, वो थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं और वो कैसे आप ओवरकम करते हैं सर? देखिए मेरा ये सोचना है कि लोगों की तरफ से कोई ऐसा नहीं कि लोग अच्छा काम नहीं होना देना चाहते, लोग सभी हम सभी चाहते हैं कि अच्छा काम हो, पर कई बार ये होता है कि जो काम होता है उसकी नॉलेज नहीं लोगों में होती, अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं होती। तो हम मेरा ये सोचना है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इन कामों में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं। मतलब किसी का भी बच्चा है जिसकी ओवर स्पीडिंग में डेथ होती है, उसका तो ये इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा कि जो मेरे साथ हुआ है और किसी और के साथ ना हो। तो धीरे धीरे जब ये प्रोजेक्ट में हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो मेरा ख्याल कोई सिस्टम में ऐसी रेजिस्टेंस नहीं आएगी। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक में बहुत सारी एजेंसीज हैं। मतलब हम एक ही एजेंसी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि ऐसे कर दो और वो हो गया। इसमें बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, जो रोड मेकिंग बॉडीज हैं, जैसे पंजाब में आप बोल दो PWD है, या नेशनल लेवल पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसका भी इंटरेस्ट है। जो रोड के एरिया है उसके इर्द गिर्द का एरिया है, वो फॉरेस्ट का एरिया है या और किसी डिपार्टमेंट का एरिया, उनका भी एक इंटरेस्ट है। कई बार सर पॉट होल्स की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार साइड से कोई अगर गाय आ जाए या कोई और बिल्कुल एनिमल आ जाए, ये एनिमल के ऊपर भी CM साहब ने हमें कहा कि आप स्टडी करो, क्योंकि हमारे पंजाब में खास करके, और पंजाब के जो मालवा डिस्ट्रिक्ट हैं, मालवा मतलब जो हमारे बठिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला, मलोट, पटियाला, मलोट, ये सब एरिया हैं। यहाँ पे गाय के सड़क पे आ जाने से बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और उसके ऊपर भी हमने एक स्टडी की है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि गाय वगैरह जानवर जो हैं वो सड़क के ऊपर ना आए, उनके लिए अलग से एक स्पेस क्रिएट कर दिया जाए सड़क से थोड़ा दूर, जहाँ पे उनका खाना वगैरह जो भी उनको है। सड़क पे वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे पे घास लगा रहता है, हाँ जी, कहीं कहीं वो पानी जमा हो रखा है, तो वो पानी और घास के कारण वो सड़क के ऊपर आ जाते हैं। कई जगह पे ऐसा है कि गौशाला भी सड़क के नज़दीक है, उससे भी वो सड़क पे आ जाते हैं। सो इन सब को हमने स्टडी किया, स्टडी करके हमने अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सर को दी है, और उसके ऊपर क्योंकि इसमें बहुत हमारा एक पुलिस का ही वो काम नहीं है, वो उसमें बहुत एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, PWD इन्वॉल्व होगी। तो ट्रैफिक में एक चैलेंज ये भी रहता है कि सभी एजेंसीज को इकट्ठे करके
उनको एक पेज पे लेके आना और उनसे कोऑर्डिनेट करके काम कराना, ये भी ट्रैफिक का एक यूनिक चैलेंज है। जी, जी। आपने सर मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ ओवर द इयर्स आपने निभाए हैं एंड आप आईबी में भी रहे हैं, आप विजिलेंस में भी रहे हैं। हाँ, हाँ। तो कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहेंगे सर जो आपके लिए भी एक लर्निंग हो और वैसे भी इंटरेस्टिंग भी कई बार रहे हो, जो इट कैन बी लर्निंग फॉर अदर्स एज़ वेल हूएवर इज़ हाँ, वाचिंग देखिए जो आईबी में था काम, मैंने 5 साल आईबी में काम किया, 2 साल मैंने दिल्ली में काम किया नॉर्थ ब्लॉक में और 3 साल मैंने अमृतसर में काम किया। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा था, बहुत अच्छा एक्सपोज़र था। मैं पंजाब से बाहर गया और दिल्ली में मैं और आप एज़ अ डीआईजी आई थिंक वहाँ पे हाँ, मैं यहाँ से एज ए एसएसपी गया था, सीनियर जी, जी। सुपरिटेंडेंट के, पर वहाँ पे वैकेंसी होने के कारण मैं जल्दी वहाँ पे डीआईजी रैंक में चला गया। जी, और तो मेरे लिए, क्योंकि मेरा माइंड क्यूरियस था, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही पॉलिसीज़ के बारे में जानना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्किंग के बारे जानना, कैसे होता है वहाँ पे। और दिल्ली को भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, क्योंकि आईबी में कोई ऐसी पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं होती, कुछ नहीं होता, आप एज ए ऑर्डिनरी वो। तो मैं अपना घूमता रहता था दिल्ली में। उस समय जब मैं गया था 2007 में, तो बड़े मॉल बन रहे थे, मैं जागता था, देखता था कैसे मॉल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैसे मैसिव स्केल पे कंस्ट्रक्शन चलती थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वो एक टाइम था जब बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही थी दिल्ली और बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साकेत सिटी मॉल वगैरह वो सब उसी समय बने, तो मेरे को हाँ, बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे जाना आना। हाँ, और उसके बाद फिर मेरे को जो पंजाब में काम करने का, अमृतसर में, तो जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 के 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जी, ये जी। मेरे को पुलिस के बाहर रहते एक इंडिपेंडेंट अलग से, तो मेरा पंजाब पुलिस के साथ तो एक नाता था ही था, क्योंकि ये मेरा काडर था। पर आईबी में रहते इन जिलों को देखना एक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे कोई काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मेरे को पंजाब पुलिस में रहते कभी नहीं पता लगनी थी, वो उन चीज़ों का मेरे को पता चला। कैसे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होती है, कैसे ड्रग आते हैं, आर्म्स आ जाते हैं, इंडिया में क्रॉस ओवर कर जाते हैं बॉर्डर से। ये सब चीज़ों का मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे को वो पीरियड बड़ा, वो 5 साल का जो अ, रहा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और आईबी का एक जो मेरे को और भी लगा कि जैसे हम पुलिस में रहते हैं, तो हमारा सोचने का ढंग भी थोड़ा पुलिस टाइप हो जाता है, मतलब हम उसी दायरे में रहते सोचते जी, हैं। जी। और आईपी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका देखने का, सोचने का और ढंग रहता है। और खास कर आप पॉडकास्ट कर दें, तो इसमें जैसे आईबी में रहते हमें सारे मैगजीन वगैरह उनकी ऑडियो वो मिल जाती थी, हाँ, हाँ। मतलब इकोनॉमिस्ट हुआ, सारे अच्छे अच्छे मैगजीन की ऑडियो मिल जाती थी, डिजिटल फॉर्म में उस समय में मिल जाते थे। आपकी आपकी पॉडकास्ट की कलेक्शन भी काफ़ी वाइड है। बिल्कुल। जी। और मेरे को पॉडकास्ट का शुरू से शौक रहा, और मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग रही। मैंने शुरू शुरू में जब आईपॉड लॉन्च हुआ, तब जी। अमेरिका से मैंने आईपॉड मंगाया, और एक लॉजिटेक का वो जो होता था, जिसमें आईपॉड को ऐसे लगाते थे, लॉजिटेक के हाँ जी, स्पीकर्स स्पीकर्स। आते थे। हाँ हाँ। जी, तो वो मैं उसमें अपना आईपॉड को लगा के, और वो उसको साथ ही कैरी करता रहता था, घूमता रहता था और सुनता रहता था। तो जितने भी शुरू शुरू में पॉडकास्ट मैंने सुने, फिर उसके बाद धीरे धीरे, फिर जैसे बाद में तो मतलब फिर ये 2007 के बाद तो आईफोन में भी पॉडकास्ट जी, जी। एज ए ऐप आनी शुरू हो गई। हाँ, तो वो काफ़ी मेरे को, और आज की डेट में भी मैं पॉडकास्ट, और
मेरे को याद है iTunes इनका जी, जो जी, जी। स्टोर होता था, हाँ, उसमें एक यूट्यून्स होता था, कुछ ऐसे था, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर रखे हुए थे, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के यूट्यून्स कुछ ऐसा था, मेरे को भूल गया। मतलब पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर उनके ना उसमें होते थे। मुझे आज महसूस हो रहा है मुझे भी आईफ़ोन यूज़ करना चाहिए था नहीं क्योंकि नहीं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ शुरू से। नहीं नहीं हाँ, वो उस दोनों जी। का अलग अलग हाँ जी, दोनों जी। वो है, पर लर्निंग के हिसाब से जी, मेरे जी। को लगा एप्पल में काफ़ी हाँ, एनकरेजमेंट था कि आप यूनिवर्सिटीज़ के भी जी। काफ़ी लेक्चर्स उसमें अवेलेबल होते थे। आईट्यून्स के ऊपर ना जाओ तो यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर डिजिटल फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल होते थे। सर, आपसे बात करके एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर आप लर्निंग को फन बना दो और एन्जॉय करके करो तो उससे बढ़िया आपका कोई दोस्त नहीं है। अगर हर समय जैसे आपसे जब भी बात हुई है अब लर्निंग की बात हुई है, तो आपके एक्सपीरियंसेस अगेन वही बहुत वाइड है सर। अब हर जगह का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। बीइंग इन पुलिस सर, लॉ एंड ऑर्डर तो आपका जैसे फर्स्ट आपका एक एनकाउंटर वो लॉ एंड ऑर्डर से ही हमेशा शुरू से रहे। क्या ऐसा डिफरेंस क्यों है सर कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका क्या या मतलब कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में और इंडिया में और पंजाब में जनरल में बात करूं तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा फर्क क्यों है? जैसे कि इन कंट्रीज को थोड़ा ज्यादा सेफ माना जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम माना जाता है, ये क्यों डिफरेंस माना जाता है? जो मेरे को लगता है, एक तो देखिए कि जो आप बाहर की कंट्रीज देखते हैं ना, वहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर इतना नहीं है, मतलब नंबर्स इतने लार्ज नहीं है। हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ह्यूज हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर लेस नहीं, और हाँ, मतलब जो पीपल रेशियो जो है। पॉपुलेशन है जी वो जी। कंपेयर टू बाहर की कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कई तो हमारे सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बाहर की कंट्री से ज़्यादा है। यस। मतलब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे एक बार पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर आए तो उनकी कंट्री से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी दिल्ली की है, कैपिटल सिटी की है। तो एक ट्रू तो सर। नंबर्स बहुत लार्ज हैं, और बाहर की कंट्रीज में इतनी लार्ज नंबर्स नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। नंबर दो, वो सोसाइटीज बड़ी वो हैं, इतनी वो अपने काम में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी इन्वॉल्व है कि वो प्रोटेस्ट करने का उनको समय बहुत कम रहता है। और उनका जो प्रोटेस्ट कर, जैसे हमारे यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट एक तरह से बहुत अलग होते हैं, उनके प्रोटेस्ट बड़े अलग होते हैं। आपने सुना होगा, जैसे पहले तो जो बचपन में हमें बताते थे कि जापान में अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना है तो उन्होंने एक बैंड यहाँ पे अपने जी बांध जी जी लेना है जी जी ऐसे जी। कि वी आर प्रोटेस्टिंग। यस यस हाँ, यस। तो उनका प्रोटेस्ट करने का और हमारे प्रोटेस्ट करने का तरीका भी अलग है। ये भी थोड़ा सा फर्क है सर कि वहां पे टाइम ही नहीं बचता कि खर्चे इतने होते हैं वो ही नहीं पूरे हो वो ही पाते। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इतना इन्वॉल्व कर रखा है कि आपके पास समय नहीं होता, आप ऐसी चीजों में नहीं जाते। और आप एक वो सोसाइटीज थोड़ा हमसे ज़्यादा इवॉल्व हैं कि उनके मैकेनिज्म बने हुए हैं कि अगर आपने कोई प्रोटेस्ट करना है या आप कोई चीज़ अपना व्यू पॉइंट थे, उनको फोरम अवेलेबल हैं कि आप इस फोरम पे अपनी वॉइस रेज कर सकते हो और आपकी वॉइस सुनी जाएगी, उसको कंसिडर किया जाएगा, आपके व्यू पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे है कि जब तक लोगों में ये विचारधारा कि जब तक हम कुछ ड्रामेटिक ना करें, कोई रास्ता ना रोकें, कुछ ना करें, कि सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं। धरने वाला का। हाँ हाँ। जी जी जी। हम्म, आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर। रिलेटेबल चीजें हैं और इन अ वे सर हमारी बहुत इन पंजाब से बहुत लोग इन पंजाब से बाहर इंडिया से बाहर जाते हैं, तो
दे गो टू दोज कंट्रीज एंड वहाँ पे वो सब काम करेंगे जो जिससे यहाँ पे भागते थे, एंड वो करना पड़ता है वहाँ पे, उसके बिना गुजारा नहीं है। जो यहाँ पे यार ये एक सर एक रियलिटी है। आई थिंक आप भी कुछ हद तक एक्नॉलेज करेंगे कि माइग्रेशन इंडिया से बाहर, पंजाब से बाहर बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कुछ साल में। तो डिड यू फाइंड कि ये क्या मेजर रीजन क्या है कि लोग पंजाब में अपॉर्चुनिटी देखना ही नहीं चाहते और बाहर भागते हैं? ये क्या रीजन है सर? तो कुछ तो पंजाबियों में ये टेंडेंसी आज से नहीं, शुरू से है कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर देखना चाहते हैं। शुरू से हमारे लोग यहाँ से मतलब 19th सेंचुरी में ही जाने बाहर शुरू हो गए थे। और कुछ आज की डेट में मेरे को लगता है कि थोड़ा ये भी है कि लोगों को नॉलेज धीरे धीरे आ रही है कि बाहर कोई ऐसा मैजिक वैंड नहीं है कि आप बाहर जाओ और आप अमीर हो जाओगे और आप बहुत जल्दी सेटल हो जाओगे। अब धीरे धीरे आप खुद की देखो, जी। आप खुद बाहर गए और बाहर देखकर आपने रियलाइज किया कि वहाँ पे लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट है और यहाँ पे लाइफ बेटर है। जी। और तीसरा मेरे को ये भी लगता है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि इंडिया एज ए power is coming up. The opportunities available in India are going to be much more than they are abroad. तो जैसे सर पहले गैप इंडिया और बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा था, वो गैप बहुत कम हो चुका है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा महसूस हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूपीआई, इट इज मच मोर एडवांस देन व्हाट वी कैन डू इन जैसे दोस मैंने कंट्रीज। 2 साल मेरे को मौका मिला एडीजीपी एनआरआई काम जी करने जी का। जी। तो उस समय मैं, क्योंकि मैं अपने लोगों से बहुत इजीली रिलेट कर पाता हूँ, मेरे को उनसे बातें करनी अच्छी लगती हैं, तो मैं कई लड़कों से अपने बात करता होता था कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो मेरे को जब शेयर करते थे, हम बातचीत लंबी बात करते थे, तो वो बताते थे कि उनको कितना मुश्किल लग रहा है वहाँ पे रहना। और तो मैं उनको कहता था कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते? तो वो कहते थे हमारी बेइज्जती होगी कि ये बहुत ज्यादा सर। हाँ, कि मैं वापस आऊँगा तो मैं क्या शक्ल दिखाऊँगा कि वहाँ से छोड़ के आ गया, मतलब वहाँ तो स्वर्ग था, यहाँ पे फिर क्यों आ गया? तो काफ़ी मेरी बातचीत होती थी, पर अगर आप देखें तो जैसे-जैसे यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ राइज़ होंगी, तो मेरे को लगता है माइग्रेशन जो है वो रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगी, सर धीरे-धीरे सर एक होगी। कुछ हद तक मैंने देखनी शुरू की है। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो भी वापस आए हैं, वो हुँ, सिटीजन है बाहर, हाँ, एंड वो सिटीजनशिप अच्छी अच्छे सेटल्ड वो, क्योंकि अब यहाँ अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही है कि ज्यादा तेजी से आ रही है। हाँ, तो थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग, एंड ये कलेक्टिव ना एक नैरेटिव जाना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला सर अभी कि आपकी बात जब आप एनआरआई विंग के एडीजीपी थे, हाँ, तो उस समय जब आपने लोगों से बात की, वो जो लोगों में एक वो है ना कि लोकी की कहेंगे, हाँ, हाँ, तो वो वाला जो है वो बड़ा डेंजरस है। हाँ, हाँ, एंड अगर वही नॉलेज सब कुछ अगर लेके अगर वापस पंजाब में आके अगर उसको यूटिलाइज किया जाए तो पंजाब के लिए भी बहुत अच्छा है, और इन जनरल वो भी बहुत फ्लरिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये मुझे पर्सनली महसूस होता है सर। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, जी। एंड जैसे माहौल ही ग्रो हो रहा है सर, इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, एंड 24 आवर ही चलता है माहौल ही तो। हाँ, 24 आवर सिटी बन गया है मोहाली। हाँ हाँ, जी। हाँ, हाँ, जी हाँ, जी जी। तो सर एक और चीज़ है कि पंजाब से बाहर जो लोग हैं उनको ये कई बार महसूस होता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, एक थोड़ा नैरेटिव भी गया हुआ है। एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी आप बताएं कि जैसे लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप सड़क पे जाओगे तो आपकी कोई गाड़ी छीन लेगा या कार चेकिंग हो जाएगी। तो एक एक मैं सभी के लिए चाह रहा हूँ कि आप मैसेज दें कि ऐसा पंजाब में ऐसा नहीं है कुछ। नहीं है। और ये एक गलत धारणा बन गई है, हाँ जी। और इस धारणा को ब्रेक करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर बात करें कि क्या ऐसा हुआ पंजाब में कभी कि आपकी गाड़ी छीन ली गई, या कभी ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर गए और आपके साथ कोई
घटना होगी, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएं तो पंजाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी चीज़ें बाहर होती हैं, दूसरे जगह पे होती है, बिहार में हो जाती हैं, यूपी में हो जाती हैं, दिल्ली में हो जाती हैं, पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं। और इन ए वे पंजाब इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट कंपेयर, अगर हम क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसके लिए तो बेस्ट यही है कि वर्ड ऑफ, क्योंकि हमारे लोग कनेक्टेड हैं। अब जी, पहले एक समय था कि जो बाहर चला गया था उसको यहाँ की क्या रियलिटी है उसके बारे में उसकी परसेप्शन जो बनती थी वो अलग होती थी। जी, मतलब क्योंकि उसको यहाँ की रियल, अब जैसे जैसे कम्युनिकेशन ओपन अप हुआ है तो बाहर के लोग जो बाहर भी हैं उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे रियलिटी अलग है। अलग है। खास करके कुछ देशों में, जैसे आप कहो कनाडा में खास करके एक गलत किस्म का प्रचार किया जाता था पंजाब के बारे में जी, कि पंजाब में तो ऐसे है जी, पंजाब में सिखों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो जी, रहा है। जी, जी, पर जैसे जैसे कम्युनिकेशन ओपन हो रही है तो वो जो कोड प्रचार था उसका भी वो जो उस वो भी एक्सपोज हो रहा है, जी, क्योंकि जी, लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ ऐसी है ही नहीं है। और इस परसेप्शन को वाइप आउट करने के लिए पंजाब पुलिस ने, मेरे को याद है 2018 में हमने एक कार्यक्रम हमारे उस समय के डीजीपी श्री दिनकर गुप्ता जी ने आरंभ किया था, जी, शुरू जी, किया था। तो वो था कि बैक टू रूट्स। तो हम जो स्टूडेंट थे बाहर से उनको यहाँ लाते थे, यहाँ दिखाते थे कि यहाँ पे ऐसा है, आप देखो यहाँ पे क्या है। तो वो स्टूडेंट एज ए हमारे पंजाब के ब्रांड एम्बेसिडर बन के वापस जाते थे और बताते थे कि हम खुद देख कर आए हैं, वहाँ पे तो हालात ऐसे हैं। तो वो भी एक हमारा प्रोग्राम है पंजाब पुलिस का कि वहाँ से स्टूडेंट्स को ला के यहाँ पे दिखाओ कि क्या है। सर ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को हाफ नॉलेज होती है, आधी चीज़ों को पता होता है, बट वो जो गुड साइड नहीं पता चलती, हाँ जो गुड साइड हर चीज़ की होती हाँ है। जैसे हाँ फॉर एग्जांपल सर कोविड के टाइम पे आई पर्सनली सीन बिकॉज बीइंग इन मेडिकल लाइन कि कितना काम किया था पंजाब पुलिस ने। और कई ऐसी भी पर्सनली भी कई बार ऐसे देखा कि कुछ सिचुएशंस में जब it was a risky situation for everyone, so they were also working hard for हाँ everything। हाँ हाँ। एंड इवन जब हम देखते हैं कि कई बार हैवी ट्रैफिक में और एक खड़े होके पूरा ट्रैफिक मैनेज करना वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सो बिल्कुल, कोविड में बहुत ज़्यादा पुलिस ने, देखिए पुलिस के, जब हमने देखा कोविड में उस समय एनआरआई में था तो जितने भी एनआरआई उनको वापस भेजना, और जो हमारे पंजाबी दूसरे हिस्सों में स्टक थे इंडिया के, कोई अपना नंदेड़ साहब में था, हजूर साहब में नंदेड़ जहाँ पे, तो वहाँ से उनको वापस लेके आना। और दूसरी कंट्रीज़ में जो थे, छोटी छोटी कंट्रीज़ माल्टा वगैरह से जी, जी, हमारे यूथ को हम वापस लेके आए। दुबई से बहुत हमारी लेबर जो थी उसको हमारे ये जो है मिस्टर ओबराय, एसपी ओबराय जी, 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 पटियाला से, इन्होंने बड़ी मदद की। स्पेशल फ्लाइट्स में हम अपनी लेबर को वापस लेके आए दुबई से और यूएई से, मिडल ईस्ट। कितने लोग ऑलमोस्ट सर उस समय आप वापस लाए होंगे? मेरे को अब फिगर्स तो ज़्यादा याद नहीं है, पर काफ़ी फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स हम एमी यूएई वगैरह से हम्म, इन्होंने स्पॉन्सर की, जो हमारे जो लेबर थी उसको वापस लेकर आए। और बाहर से भी कई फ्लाइट्स आई दूसरे देशों में, जो छोटे छोटे देशों में थे उनको भी वापस लाया गया। पंजाब में उस समय कोई 56,000 के करीब एनआरआई थे, जिसमें 32,000 के करीब कनाडा के निवासी थे, उनको वापस भेजा गया। जर्मनी के अच्छा, थे, हॉलैंड के थे। ये 2020 में ही वापस भेजा गया? हाँ, वापस उसी साल में इनको वापस, जब सेकंड वेव आई कोविड की, उस समय कोई भी एनआरआई पंजाब में नहीं था, मतलब सारे अपना वापस जा चुके थे। फर्स्ट वेव के इमीडिएटली हमने ये सारा हुआ।
सर, जब जब आप एनआरआई विंग के एडीजीपी थे, तो ऐसे सर जो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती थी एनआरआईज की? जैसे जैसे बहुत एनआरआईज का ये कई बार होता है कि प्रॉपर्टी हमारी पंजाब में सेफ नहीं है, एक तो उसको लेके बहुत डर है जितना रहता है, और कुछ हद तक सही भी है सर, क्योंकि पर्सनली मैंने भी कुछ लोगों के देखी ऐसी प्रॉब्लम्स आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि केयर टेकर होते नहीं, या केयर टेकर ही और खास करके ये होता है कि जैसे इमिग्रेशन हुई, आप देखते हैं कि फैमिली का एक भाग बाहर चला गया हाँ जी। और जो फैमिली का एक हिस्सा यहाँ रह जाता है, वो सोचते हैं कि जो बाहर चले गए हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी अब हमारी होगी। हाँ और जी। वो उस प्रॉपर्टी में जो बाहर गया हुआ है उसका हिस्सा ही नज़रअंदाज कर देते हैं ये। और ज़्यादा जो मैंने देखा प्रॉपर्टी में जो हुआ वो इंट्रा फैमिली हुई हुआ, फैमिली वाले ही उनकी प्रॉपर्टी को वो कर लेते हैं। तो इसका सर कुछ कंक्लूजन निकला था कि, या कोई ऐसा कोई रूल या लॉ बना जिससे वो सेफ गार्ड कर पाते अपनी? उस समय जब मैं एनआरआई में था तो उस समय हमने एक ये सोचा था कि सरकार कहीं ना कहीं एक फीस लगा के जैसे उस प्रॉपर्टी की कस्टोडियन बन जाए, उसके जो प्रॉपर्टी राइट है उसको प्रोटेक्ट करे। मतलब ये पर इसको ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर कैसे उनके प्रॉपर्टी राइट्स को सरकार अपना गारंटी बन जाए किसी तरह में, इसके ऊपर स्टडी किया जाया सकता है। और ताकि देखिए पंजाब की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो इस कारण से भी थी कि जो एनआरआई मनी थी पंजाब में आती थी। फॉरेक्स बहुत आता। हाँ, फॉरेक्स आता था तो उससे पंजाब की ग्रोथ होती थी। तो उस फॉरेक्स को लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस हो कि हम प्रॉपर्टी अपनी मदरलैंड में दोबारा इन्वेस्ट मेंटेन करेंगे और हम अपना जो सरप्लस होगा हमारे पास वहाँ पे उसको री इन्वेस्ट करेंगे पंजाब में। आपसे इतनी बातें करने का मन है, बट मैं आपसे कुछ एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगा, हाँ हाँ। क्योंकि आपके करियर के रिलेटेड ही। बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, उसमें सर क्या, एक एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ हाँ। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हाँ। एडवांटेज क्या है सर और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर आप आईपीएस ऑफिसर वर्सेस आईएएस ऑफिसर? हाँ हाँ हाँ। देखिए जो आईएएस का एक्सपोजर रहता है वो पुलिस से ज़्यादा रहता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जैसे वो हेल्थ का भी उनको एक्सपोजर होगा, उनको इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर होगा, उनको टूरिज्म का भी एक्सपोजर होगा। तो उससे उनका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो जाता है। विस पुलिस में आपकी जो एडवांटेज रहती है कि आप एक तो ग्राउंड के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। उनका जो काम होता है वो पॉलिसी मेकिंग में चला जाता है, वो पॉलिसी बनाते हैं टूरिज्म की, पर वो या इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाते हैं। पर जैसे वो पॉलिसी एक तो ऑफिस में बैठ के उनके बनती है और वो नीचे कैसे प्ले आउट करती है, मतलब नीचे उसका क्या इफेक्ट होता है, तो वो एक नया पर्सपेक्टिव होता है। वो पुलिस में आपको ज़्यादा पता चल जाता है क्योंकि आप जो पुलिस है वो ज़्यादा ग्राउंड पे है, ग्राउंड लेवल रियलिटी ज़्यादा रियलिटी उनको पता रहती है। जी। और पुलिस में जो टॉप है वो तो बहुत कम है, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी पुलिस जो है वो ग्राउंड पे है। मतलब ऑफिसर तो बहुत मिनिस्क्यूल हैं, छोटे नंबर है, बट ज़्यादा पुलिस तो ग्राउंड पे ही है। और पुलिस की जो रीच है ग्राउंड पे वो उनसे बहुत ज़्यादा है, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है पुलिस का वो उनसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो लोगों के साथ उनका इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है पुलिस की। तो ये एक मेरे को लगता है पुलिस को एडवांटेज रहती है कि सर आप अपने डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब और
क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन एक आई थिंक थोड़ा एक चैलेंज रहता है नॉर्मल। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये कैसे? देखिए, डिसिप्लिन में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब आप पुलिस में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनी हुई हैं, सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। एसओपीज ऑलरेडी। हाँ, और ये एक हायरार्किकल सर्विस है जी। कि सीनियर का कमांड जूनियर को ओबे करना है। और दूसरा ये है कि इन सब चीज़ों से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में सपोर्ट मिलती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपकी उनके साथ एक फेयरनेस की अप्रोच होती है, तो एक डिसिप्लिन उनमें उससे भी आ जाता है कि अगर इस बंदे ने ना कानूनन तौर पे ही नहीं कार्रवाई की और ये अपना फेयर भी रहा, हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया, मतलब एक को फेवर करके दूसरे को नुकसान नहीं किया इसने, तो वो जब आप एक अपना ऐसा इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये फेयर है, ये किसी पक्षपात के बिना जो ऑलरेडी एसओपी बनी है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। नॉर्मली सर लोग कई बार क्या होता है कि डर जाते हैं कि यार पुलिस के पास नहीं जाना या कई बार डराते भी हैं कि पुलिस को बुला लेंगे या ऐसे कुछ होगा। तो उस केस में समटाइम्स पीपल आर अफ्रेड एज वेल कि मतलब हम कहीं गलत चीज में ना कहीं फंस जाए या ऐसा कुछ होता है। ये क्यों धारणा है सर लोगों में, ये क्यों आती ये धारणा भी मैं कहूँगा एक पुराना कॉलोनियल वो है है? कि लोग सोचते हैं कि पुलिस हमसे अलग है। और ऐसे नहीं क्योंकि पुलिस भी आपका ही हिस्सा है, समाज का ही हिस्सा है। और जो पुलिस की क्रिएशन है, आप देखो बाहर की कंट्रीज में अभी आपने देखा होगा, उनमें ये अवेयरनेस है कि पुलिस हमारी ही क्रिएशन है जी। और हम ही उनकी सैलरीज पे करते हैं, तभी वो है। कि अभी जब रिसेंटली अमेरिका में इंसिडेंट हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो पुलिस फ्री करेंगे, हम सारी पुलिस को डिसबैंड कर देंगे, कोई पुलिस नहीं रखेंगे। पर ये है कि पुलिस एक नेसेसिटी भी है, क्योंकि इतने लोगों में एक डिसिप्लिन रखना और उनको उस डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट भी है कि अगर समाज में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो समाज ग्रो कैसे करेगा। तो डर की भावना तो गलत है, पर एक अथॉरिटी सिस्टम चाहिए भी। मतलब गलत चीज करने के लिए डर जरूर होना चाहिए। हाँ, जैसे मतलब एक समय हमने भक्त कबीर का एक श्लोक है, उसको बड़ा हम अपने पुलिस स्टेशन में लगाते थे और डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगाते थे। संता मानो दूटा डानो, एक कुतवाली मेरी, कि मैं संतों का, जो संत अच्छे आदमी हैं उनका मैं आदर करूं, और जो दूत हैं, दुष्ट आदमी हैं, उनको मैं नष्ट करूं, तो उनको दंड दूं। और ये मेरी कोतवाली है, मतलब मेरी पुलिस स्टेशन ये है कि मैं संतों का आदर करूं और दुष्टों को दंड दूं। तो अच्छे आदमी को पुलिस के पास जा, तो ये पुलिस का काम ही ये है कि अच्छे को इनकरेज करना और जो गलत है उसको पनिश करना। सर एक जो नए कानून आए हैं उसमें क्या बदलाव है और वो कैसे बेहतर है, थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सप्लेन सर। हाँ, देखिए, एक तो जो नए कानून आए हैं जी। वो हमारे बनाए हुए हैं, हमारे एक तरह से हमारे देश की अपना इस कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं कि हम अपने कानून आप बनाएंगे। ऐसे नहीं कि जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने कानून बनाए थे वही कानून हम पे लागू रहें। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद देश हैं, और हमारे जो कानून होंगे वो हमारे अपने बनाए हुए होंगे। एक तो ये मेन चीज़ है। और उसमें जो दूसरी चीज़ है कि कानून की व्यवस्था को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि उसमें हर एक चीज़ की टाइम लिमिट फिक्स की गई है। जैसे
आप देखिए कि पुराने समय में जो पुराने कानून थे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था। केस कितनी समय तक पुलिस में चलते रहते थे, कोर्ट कचहरी में चलते रहते थे। अब इनके ऊपर एक समय सीमा लगा दी गई है कि इतने समय में ये केस ऐसे-ऐसे सॉल्व किया जाएगा। और तीसरा जो पुराने कानूनों की वर्किंग से जो एक्सपीरियंस आया कि कानून पुराने मिसयूज़ हो रहे थे, उनका इंटेंट कुछ था, उसको भी अब रिफ़ॉर्म किया गया है। और तीसरा कि चौथा आप कह दो कि कई ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में उन कानूनों में कोई बात ही नहीं की गई थी। जैसे आपके नए व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो आपका इकोनॉमिक क्राइम है, आपका साइबर क्राइम है, ये और आपका नए-नए क्राइम जो जैसे फेक न्यूज़ के ऊपर है, अच्छा, वो भी हेट्रेड स्पीच है, इन सबको भी इन चीज़ों में अब कवर किया गया है। इनके ऊपर भी वो किया गया है। और दूसरा ये जो जितने भी घातक क्राइम हैं जैसे टेररिज्म वगैरह, इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सके। गलत जो आंसर है उनको शुरू से ही वॉच किया जा सके, इनके लिए भी इन कानून्स में प्रावधान किया गया है। कुछ अबॉलिश भी किए हैं सर, कुछ ऐसे पुराने कई लॉज या फिर रिफॉर्म्स ज़्यादा हुए हैं? मेरे सोचने में अच्छे लॉज इनको, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है, तो जो पुराने इतने लंबे थे, उनको इन शॉर्ट करके और स्पेसिफिक करके उनमें ज़्यादा क्लैरिटी दे दी गई है। जो वेगनेस थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। नए भारत के नए कानून। नए भारत के कानून जो स्पेसिफिक हों और जो भारत की प्रगति में एक तरह से बाधा ना बने और उनको सपोर्ट करें। सर एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था। आपको सर प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला, मैं थोड़ा सा उसके बारे में चाह रहा था कि वो एक, क्योंकि वो दैट्स एन इंस्पिरेशन सर, एंड उसके बारे में इफ यू कैन जस्ट टेल आवर ऑडियंसेस कि वो आपको कब मिला था और किस सर्विस के बाद सर मिला था, या किस सर्विस? देखिए, दो मेडल होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के। एक होता है मेरिटोरियस सर्विस का, जी एक होता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस का। जी जी जो मेरिटोरियस सर्विस होती है वो जब आपने 16 साल का अपना कार्यकाल खत्म कर लिया, जी उसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, जी जी तो आपका नाम कंसिडर किया जाता है। जी उसमें ये होता है कि उसमें आपके जितना पिछले 16 साल में आपने काम किया, उसका लेखा जोखा किया जाता है कि क्या आपको आपके 16 साल के काम के ऊपर मेरिटोरियस सर्विस मेडल दिया जा सकता है कि नहीं, कि आपका जो 16 साल का पिछला कार्यकाल है वो मेरिटोरियस है कि नहीं। उसके लिए एक कमेटी बनती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। वो आपके सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करती है और आपका रिकॉर्ड, आपकी अचीवमेंट्स 16 साल में क्या क्या रही हैं, जो हमारी एनुअल अप्रेजल होती है वो उनके पास जाती है। उसमें हम जब अपनी एनुअल अप्रेजल लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि इस साल में मैंने क्या क्या टारगेट रखी और किस टारगेट को मैंने कितना अचीव किया, तो वो सब उनके पास रिकॉर्ड जाता है। 16 साल का आपका रिकॉर्ड रहता है। और अगर वो पाते हैं कि आपकी सर्विस काल में आपने अच्छा पिछले 16 साल में अच्छा कार्य किया, तो आपको मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जाता है। तो मेरे को 2010 में मेरा 94 बैच है, जी जी और 2010 में जब मैं आईबी में काम कर रहा था तब मेरे को मेरिटोरियस सर्विस का मेडल मिला था। और जो होता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस का होता है, वो होता है आपकी सर्विस के जब 24-25 साल हो जाते हैं आपकी सर्विस के, तब आपको उसके लिए कंसिडर किया जाता है कि आपकी पिछले 24-25 साल की सर्विस में आपका कार्य
कैसे रहा, तो उसको एग्जामिन किया जाता है। तो उस 16 साल पे तो मेरिटोरियस हो गया, 25 साल के ऊपर आपको डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस का जी, जी। मेडल दिया जाता है। और इनसे थोड़ा अलग होता है, एक गैलेंट्री मेडल होता है। जी, जी, जी। वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए। जी, जी। वो होता है कि आपने किसी टेररिस्ट ऑपरेशन में, किसी में वो, मेरे को वो अभी कभी अपॉर्चुनिटी नहीं हुई कि मैं किसी गैलेंट्री मेडल के लिए नहीं मेरे को चुना गया, पर ये तो हमारी जो सर्विस के रिकॉर्ड को एग्जामिन करके मेरे को प्रेसिडेंट मेरिटोरियस भी मिला और डिस्टिंग्विश्ड भी मिला। सर, जैसे हमारे पॉडकास्ट की थीम है इंस्पायर मी, तो योर योर पर्सनालिटी एंड योर जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग। और जैसे आपका एक डिस्टिंग्विश्ड अभी तक का सफर रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं बेदाग सफर रहा है, और आपने हमेशा कोशिश की है कि इंसाफ मिले लोगों को, और पॉजिटिविटी की बात की है, एंड यूर वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी योरसेल्फ। तो एक मैं चाह रहा हूँ सर, आप मैसेज दें, क्योंकि अभी आप एडीजीपी ट्रैफिक है, तो एक तो कि गाड़ी कैसे चलाएं क्या ध्यान रखें, और अगर जैसे गुड समैरिटन का है, तो अगर कभी कोई किसी को देखे तो उसमें डरे ना, और किसी किसी की मदद करने से पहले वो एक आप एक कलेक्टिव सा एक मैसेज अगर आप देंगे सबको, इंस्पायर मी मंत्र अपना बता पाएंगे तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि लाइफ में क्या सिद्धांत लेके जिए, और एक एक कहते हैं कि एक अचीवर बने, उसके लिए सर तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि गाड़ी कैसे चलाएं और गुड समैरिटन कैसे बने, तो इसमें मैं आपको माध्यम से आम लोगों के साथ ये बात साझा करना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से एक गुड समैरिटन अवार्ड रखा गया है। जब भी आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसकी जान बचती है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50,000 का अवार्ड दिया जाता है। और उसी के ऊपर जो पंजाब सरकार में और हमारा एक अलग से प्रोग्राम है जिसको हम फरिश्ते स्कीम बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर है कि अगर आप किसी के लिए फरिश्ता साबित होते, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो आप उसके लिए आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं जिसकी लिस्ट सभी के पास है। और अब तो क्योंकि हमारी एसएसएफ आ गई, तो हमारी एसएसएफ की गाड़ियां सबसे पहले पहुंच जाती हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमारी गाड़ियां कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच जाती हैं। और हमने अपनी गाड़ियों की मूवमेंट और जो 108 के तहत एम्बुलेंसेस चलती हैं उनको लिंक अप कर दिया है, ताकि एम्बुलेंस भी इमीडिएटली वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ताकि क्योंकि रेस्क्यू करना में ये होता है कि आपको एक्सीडेंट विक्टिम को कैसे उठाते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर आप उसको गलत ढंग से उठाते हैं तो कई बार होता है कि एक्सीडेंट से इतना नुकसान नहीं होता जितना गलत उठाने में नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए हमने अपने जो एसएसएफ के मुलाजिम हैं उन सबको भी पैरामेडिक्स की बेसिक एजुकेशन दे रखी है, प्लस अब एम्बुलेंसेस के साथ लिंक होने के साथ ये उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अगर किसी और को भी इंफॉर्मेशन पता चले कहीं पे भी, तो वो इमीडिएटली इंफॉर्म कर सकता है। 112 हमारा एक नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है 112। जैसे ही 112 पे कॉल जाएगी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे एक्सीडेंट, तो हमारी जो नज़दीक वाली एसएसएफ की गाड़ी है वो 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी और एम्बुलेंस को अरेंज करेगी और वहाँ से इवैक्यूएट करेगी। तो ये जो सज्जन जिसने ये बताया, इसको फरिश्ते स्कीम के अंदर अवार्ड भी किया जाता है। तो जैसे जैसे कई बार लोग थोड़ा डर जाते हैं कि हम करेंगे तो हम ऐसे ही बीच में क्यों हम ना कहीं फंस जाएंगे। अब तो वो गवर्नमेंट उसको अवार्ड करती है इंस्टेड ऑफ फंसने की नहीं, अब तो अवार्ड किया जाता है कि इसने
किसी की जान बचाने में इसने फरिश्ते का रोल किया। आई थिंक कई बार इसी वजह से बहुत लोगों की जान नहीं बच पाती, क्योंकि लोग देख के अनदेखा कर देते हैं कि वो डर की वजह से, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, इससे आई थिंक क्लैरिटी, सभी को क्लैरिटी हो जाएगी कि बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्सल नंबर है 112 और उस पे आप कॉल करें, वो इमिजिएटली एसएसएफ को कॉल जाएगी और एसएसएफ एम्बुलेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके इमिजिएटली वहाँ पहुँच जाएगा। जी सर। और एक इंस्पायर मी मंत्रा आपके सभी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए सर। स्पेशली यूथ के लिए जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि देखिए, हमारे में कई बार ये होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करके खुद एक पतली गली बना लेते हैं, एस्केप कर जाते हैं सिचुएशन से कि मैं तो ये करना चाहता था पर सिस्टम के कारण, मेरे पेरेंट्स के कारण, उसके कारण मैं नहीं कर पाया। तो मैंने जो देखा है कि उससे आप एस्केपिस्ट बन जाते हैं, आपकी खुद की कोई तरक्की नहीं होती। तो मेरा तो इंस्पायर मी मंत्र जिस रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसमें मैं अपने आप की पड़चोल करूं, अपने आप को तो उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, उस प्रोसेस से कैसे निकलना है, वो करूं। और उस प्रोसेस से निकलते निकलते ही मेरी सेल्फ डेवलपमेंट होती है। और मेरे को लगता है कि जो हमारी लाइफ है वो एक जर्नी है सेल्फ डेवलपमेंट की, अपने आप को बेटर करने की, इंस्टेड ऑफ कि हम आए और चले जाएं और हमारा कुछ भी वो ना हो, एवोल्यूशन ना हो इस लाइफ में, इवॉल्व करके जाए। हाँ, वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी इसलिए होगी कि ये जो इंसान का जीवन है वो बहुत ही उच्च जीवन है, हमें एक थिंकिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है, हमें इमोशंस भी दिए गए। इन सब चीज़ों को प्रयोग करके इनको एक अच्छी लाइफ तो वही लाइफ होगी जो इन सब चीज़ों से कुछ नया लेके जाएगा। बाकी लेकर तो किसी ने कुछ साथ जाना नहीं है, पर जो आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी अंदर से अपने आप को जगा पाएंगे, जो अंदर से आप फील कर पाएंगे, यही आपके साथ जाएगा। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि हमें काम करना चाहिए। हमें बाहर का देख के कि यहाँ पे तो ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, इस पे नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचने का ढंग ये होना चाहिए कि बाहर जो भी हो मैंने ऐसे करना है, मैंने अपने आप को ऐसे रखना है। तो मेरा ये सोचना है कि जब धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो बाहर का भी सिस्टम चेंज होने लगता है। क्योंकि आपका देखने का नज़रिया जब अपने ऊपर हो जाता है, आप अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हैं, तो दूसरे भी आपको थोड़ा अलग दिखने लग जाते हैं। जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तो अपने आप अपनी स्किन बचा लेते हैं, तो आप धीरे धीरे एस्केपिस्ट बनते जाते हैं। आप बाहर और ज़्यादा चीज़ें खराब लगने लगती हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हो कि मैं तो ठीक हूँ पर बाहर के कारण ऐसा है, बाहर के कारण है। बहुत पर अच्छा मैसेज है। नहीं, मेरा ये सोचना है बहुत अच्छा मतलब सर के अंदर अगर जोत जली हो तो सब जगह लाइट ही लाइट दिखती है। हाँ, नहीं, आपको उपराला यही आपका जीवन में उद्देश्य रहना चाहिए कि मैं अपने आप को अंदर से वो करूं और बाहर को ब्लेम ना करूं, और बाहर धीरे धीरे बाहर की चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। आप का मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग आपने न्यूरो में बात की कि आप न्यूरो साइकेट्री में काम करते हैं। जी। तो मैं इसके ऊपर काफ़ी मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है। मैं डैन सीगल को काफ़ी पढ़ता हूँ। उसने न्यूरो बायोलॉजी की बात की। न्यूरो बायोलॉजी में उसने ये कहा कि जो हमारा माइंड है वो एक दूसरे को देख के ऑपरेट करता है। जैसा हम जिस सज्जन के पास हम बैठे होंगे उसकी माइंड वेव्स और हमारी माइंड वेव्स कंबाइन करती हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन होता है। तो उसकी जैसी माइंड वेव्स होती हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं
और हमारी माइंड वेव्स उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, और दोनों की माइंड वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और तभी दोनों में इंटरेक्शन हो पाती है। और इंटरेक्शन होती है, और जैसी उनकी दोनों की पॉजिटिव माइंड वेव्स होंगी तो दोनों इवॉल्व करेंगे, एनहांस भी करेंगे वो। एनहांस करेंगे, जी, एक जी। दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे। हम्म, तो अच्छी यूथ के लिए यही है कि वो अच्छी संगत खोजें, मतलब जो उनको एनहांस करे, उनको लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनमें दे। जो शॉर्टकट की कई बार रहती है कि इमीडिएट रिलीफ के लिए हमारे यूथ में हो गया है कि आप कोई ड्रग का सेवन कर लेते हैं, कोई ऐसे पदार्थ को पी लेते हैं जिससे आपको इमीडिएट हाई मिल जाता है। तो वो जो इमीडिएट हाई वाला प्रोसेस है, वो क्योंकि इमीडिएट हाई होता है फॉलोड बाय इमीडिएट लो होता है, और आपकी जो ज़िंदगी है हाई और लो के इस साइकिल में आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। आपकी जो ऑटोनॉमी है, जो आपकी खुद की अंदर की पावर है, वो ख़त्म होने लग जाती है। आप एक आउटसाइड चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपने हाई करने के लिए, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो हाई की को उस हाइट को अचीव करने के लिए उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज करते रहते हैं, और फिर आप एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, और वो अपनी सारी शक्ति आप एक दूसरे पदार्थ को दे देते हैं। तो उससे शॉर्टकट से बचें और अपने आप को अंदर से इवॉल्व करें। यही मेरा यूथ के लिए मैसेज रहेगा। और सबसे ये रहे कि हम जो भी काम करें ऑथेंटिकली करें, मतलब उस जो हमारे अंदर हो वो ही बाहर हो। ऐसा नहीं कि हम अंदर डुअल कुछ, ना हो। हाँ, ड्यूल ना हो। मतलब उससे क्या होगा कि ड्यूल में हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम बाहर कोशिश कर रहे हैं ये अचीव करने की, अंदर से हम कुछ और करना चाहते हैं। तो वो भी मेरे को लगता है कि आपकी जो इंडिविजुअल पावर है उसको नुकसान देता है, क्योंकि आप दुविधा में पड़ जाते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो वो भी अवॉइड, कंफ्यूजन में रहते हैं। कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपको आपकी थिंकिंग क्लियर हो, आप क्या चाहते हो लाइफ से। समटाइम्स कुछ चीजें लोग बाहर लोगों को प्लीज करने के लिए करते हैं, हाँ, अंदर से कुछ और करना चाह रहे हैं, बाहर कर रहे हैं प्लीज करने के लिए। हाँ, तो वो जैसे सर करियर्स भी बहुत चूज करते हैं ऐसे लोग, और वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस करियर से, तो इसी हाँ, वजह से हो जाते हैं कि वो अंदर वो चाहते ही नहीं थे करना। ना वो करना नहीं चाहते थे। और उसमें जो भी चीज़ आपके अंदर से नहीं आती और बाहर के, वो एक तो वो उसकी कोई वो नहीं होती, उसकी लाइफ नहीं होती, वो आपकी लाइफ को रीइंफोर्स नहीं करता, आपको खुशी नहीं देता। आप एक फॉर्मेलिटी की तरह उसको कर दें। तो जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वही अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये भी एक खुशी को महसूस कर पाना, एक उसको फील, लाइफ को फील कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वेरी नाइस सर, लाइफ काटने के लिए नहीं जीने के लिए बनी है। जीने के लिए बनी है। और कई बार आप उस लाइफ को जल्दी में जीने के चक्कर में आप ऐसी शॉर्ट थ्रिल्स में जाते हैं जो कि अल्टीमेटली लाइफ को ख़त्म कर देती हैं, जैसे कट शॉर्ट कर देते हैं। कट शॉर्ट कर देती हैं। और ये जितनी भी चीप, मैं तो इनको बोलूँगा फॉल्स थ्रिल्स, हाई स्पीडिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीप थ्रिल्स हैं जो आपकी अच्छी लाइफ को कट शॉर्ट कर देती हैं। सर वेरी अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड, मज़ा आ गया आपसे बात नहीं, करके, और बहुत चीज़ें सीखी हैं। ये पॉडकास्ट रिलीज जब होगा मैं इसको मतलब आई विल बी द फर्स्ट पर्सन अगेन टू वॉच इट प्रॉपरली, नहीं। बिकॉज बहुत लर्निंग्स मिली है सर। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, I'm actually I feel very privileged that I get to meet personalities like you and learn so much.
नहीं, मेरे लिए हाँ भी जी। ये एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। देखिए, हमारे धर्म में भी वचन विचार के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया। अब अच्छे लोगों से मिले, उनसे वचन विचार करें, तो जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है उससे आपका माइंड इवॉल्व होता है, आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और मैं आपकी इस वेंचर में आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और आप हमारे पंजाब के यूथ के लिए एक रोल मॉडल भी हो, कि आप बाहर से, विदेश से आए, यहाँ पे आपने आके बिजनेस किया और यहाँ पे सक्सेस अटेन की। सो पंजाब की तरफ से मेरे को ये बहुत अच्छा भी लगा कि आप वापस आके यहाँ पे सक्सेसफुल हुए। थैंक और यू मैं सो मच चाहूँगा सर। कि हमारा जितना भी यूथ है वो वापस आए यहाँ, क्योंकि ये हमारी एक जन्म और भूमि है, तो इस मिट्टी से हम बने हुए हैं, तो इसके लिए भी हमारी एक ऑब्लिगेशन है कि यस। जिस मिट्टी के हम बने हैं उस मिट्टी को हम कुछ दें, वापस दें। तो So I'm very passionate about Punjab and I'm very optimistic about Punjab and its future के बहुत कुछ किया जा सकता है पंजाब में रह के ही। और तो हाँ जी। भगवान के पकड़े होगा भी, हाँ, अगर हमारी इंटेंशंस ठीक है तो जी। अच्छा होगा भी, बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच सर। सत श्री धन्यवाद। अकाल। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।